आपको एपिलेप्सी है यानी कि मिर्गी और आप प्रेग्नेंट हैं या आप प्रेगनेंसी प्लान कर रहे हैं, तो ऑब्वियसली आपके जहन में बहुत सारे सवालात होंगे। क्या एपिलेप्सी में प्रेगनेंसी सेफ है? क्या जो आप मेडिसिन ले रहे हैं वो आपके बेबी के लिए सेफ है? और क्या एपिलेप्सी में आपकी नॉर्मल डिलीवरी हो सकती है या नहीं? अस्सलाम वालेकुम। डॉक्टर शमाइला हनीफ और मैं बतौर कंसल्टेंट ऑब्स्टेट्रिक गायनेकोलॉजी फातिमा हॉस्पिटल लाहौर में काम कर रही हूँ। आपको एपिलेप्सी है यानी कि मिर्गी और आप प्रेग्नेंट हैं या आप प्रेगनेंसी प्लान कर रहे हैं, तो ऑब्वियसली आपके जहन में बहुत सारे सवालात होंगे। ये कि क्या एपिलेप्सी में प्रेगनेंसी सेफ़ है? क्या जो आप मेडिसिन ले रहे हैं वो आपके बेबी के लिए सेफ़ है? और क्या एपिलेप्सी में आपकी नॉर्मल डिलीवरी हो सकती है या नहीं? इन सब चीज़ों के बारे में आज हम डिस्कस करेंगे। देखिए, एपिलेप्सी या मिर्गी कई ख़वातीन को होती है और ऑब्वियसली उन्होंने प्रेगनेंसी भी प्लान करनी होती है, अपनी फैमिली भी कंप्लीट करनी होती है। तो इस चीज़ों के बारे में हम डिस्कस करेंगे कि किन चीज़ों का आपने ख्याल रखना है, किन चीज़ों का आपने एहतियात करनी है। अगर आपको एपिलेप्सी और अभी आप प्रेगनेंसी प्लान कर रहे हैं, तो सबसे बेस्ट ये होता है कि प्रेगनेंसी से पहले ही आपको डॉक्टर से कंसल्ट करना चाहिए, जिसको हम प्री प्रेगनेंसी काउंसलिंग एंड विजिट कहते हैं। ये ज़रूरी इसलिए है क्योंकि ये असेस करना कि आपकी एपिलेप्सी दवाइयों से कितनी कंट्रोल्ड है, इसकी जांच करना बहुत ज़रूरी है। इसलिए ज़रूरी है कि आपने 2 डॉक्टर्स को दिखाना है। एक तो आपके गायनेकोलॉजिस्ट हो गए और दूसरा आपके फिजिशियन या न्यूरोलॉजिस्ट जो आपकी एपिलेप्सी को मॉनिटर कर रहे हैं या ट्रीट कर रहे हैं। आपके न्यूरोलॉजिस्ट ये असेस करेंगे कि आपकी मेडिकेशन से आपकी एपिलेप्सी कंट्रोल्ड है या नहीं। आप कितनी दवाइयाँ ले रही हैं, आपकी एक दवाई है जिस पे कंट्रोल है या एक से ज़्यादा एपिलेप्सी की मेडिकेशंस ले रहे हैं। क्या प्रेगनेंसी अगर आप प्लान कर रहे हैं तो कौन सी मेडिकेशन सेफ़ हैं? क्योंकि कई मेडिसिन्स हैं ऐसी एपिलेप्सी में जो हम बेबी के लिए सेफ़ नहीं समझते, बट अब रिसेंटली इतनी ज़्यादा अवेलेबिलिटी ऑफ न्यू जनरेशन ऑफ मेडिसिन्स आ गई हैं जो कि प्रेगनेंसी में बच्चे के लिए बहुत सेफ़ है। सो वो चीज़ के स्विच ओवर आपकी कौन सी मेडिकेशन सेफ़र मेडिकेशन में करना है, तो वो प्रेगनेंसी ठहरने से पहले ही करनी चाहिए। तो इसलिए आपका न्यूरोलॉजिस्ट या फिजिशियन से विज़िट बहुत ज़रूरी है। इसके साथ हम हमेशा एडवाइस करते हैं कि आपको फॉलिक एसिड 5 मिलीग्राम की डोज़ लेनी चाहिए, ताकि बच्चे में किसी किस्म का न्यूरल ट्यूब डिफेक्ट यानी कि ब्रेन की प्रॉब्लम, जैसे कि ब्रेन में कोई प्रॉब्लम हो जाए या स्पाइनल कॉर्ड में कोई इशू जिसमें हम स्पाइना बाइफिटा कहते हैं, इनके चांसेस कम हो जाएँ। तो ये 2 चीज़ें बहुत ज़रूरी हैं। जब आप प्रेग्नेंट हो जाएँ तो आपने एक अच्छे गायनेकोलॉजिस्ट को दिखाना है। हम हमेशा प्रेफ़र करते हैं कि आप टर्शरी केयर हॉस्पिटल में दिखाएँ, जहाँ हर किस्म की फैसिलिटीज़ हैं, वहाँ फिजिशियन हैं, आपके गायनेकोलॉजिस्ट हैं और अच्छी न्यूनेटल सर्विसेज मौजूद हैं। आपकी प्रेगनेंसी को मॉनिटर किया जाता है, आपकी रेगुलर अल्ट्रासाउंड कराए जाते हैं, जो आपको रूटीन ब्लड टेस्ट जो हम प्रेगनेंसी में किसी और खातून को कहते हैं, आपके भी वही टेस्ट एडवाइस किए जाते हैं। ऑब्वियसली प्रेगनेंसी में ख़वातीन को ये सवाल ज़रूर आता है कि ये मेडिकेशन सेफ़ है या नहीं। जिस तरह पहले कहा कि आपको सेफ़र मेडिकेशंस आपकी प्रेगनेंसी ठहरने से पहले ही आपके फिजिशियन ने चेंज कर दिया जाता है। तो आपने ये मेडिकेशन प्रेगनेंसी में रेगुलर लेनी है। बहुत सारी ख़वातीन ये खुद से अज़्यूम कर लेती हैं कि ये प्रेगनेंसी में मेडिसिन सेफ़ नहीं है और ख़ुद से बंद कर लेती हैं। ये बिल्कुल भी रिकमेंडेड नहीं है, क्योंकि अगर आपको प्रेगनेंसी में फिट पड़ गया, दौरा पड़ गया, तो वो आपके लिए और आपके बच्चे के लिए ज़्यादा नुकसानदेह, ज़्यादा डेंजरस है। ऑब्वियसली जब फिट पड़ता है, आपके अपने ब्रेन को ऑक्सीजन कम हो जाती है, आपके बच्चे को जाने वाले ऑक्सीजन कम हो जाती है, जिससे आपके बच्चे को बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम हो सकती है। इसलिए एपिलेप्सी की दवाइयाँ रेगुलर लेनी होती हैं, किसी दिन भी नागा नहीं करना। ये बहुत ही ज़रूरी बात है। आपके अल्ट्रासाउंड्स, आपका एनोमली स्कैन डिटेल किया जाता है। उसके बाद एपिलेप्सी के पेशेंट्स के साथ जो थोड़ा-सा रिस्क हो जाता है कि बच्चे का वज़न ज़रा कम हो जाता है, लो बर्थ वेट हो जाता है, थोड़ी-सी ग्रोथ रिस्ट्रिक्शन हो सकती है, कईयों को वक़्त से पहले डिलीवरी का चांस थोड़ा-सा बढ़ सकता है, जिसको हम प्री टर्म डिलीवरी कहते हैं। इसलिए आपके ऑब्स्टेट्रिशियन जो हैं आपका रेगुलर अल्ट्रासाउंड कराते हैं हर 4 वीक्स या इससे भी जल्दी, अगर कभी कोई ग्रोथ की प्रॉब्लम आ रही है। सो एक आम औरत की निस्बत जिनको कोई प्रॉब्लम नहीं है, आपके अल्ट्रासाउंड ज़्यादा फ्रीक्वेंटली होंगे। अगर आपकी प्रेगनेंसी खैरियत से गई तो आपकी नॉर्मल डिलीवरी बिल्कुल हो सकती है। इसमें ये कहीं नहीं लिखा हुआ मेडिकली कि आपको एपिलेप्सी है इसलिए आपका सिज़ेरियन होना चाहिए। आपकी नॉर्मल डिलीवरी बिल्कुल हो सकती है। इम्पॉर्टेंट चीज़ें जो आपको ज़हन में रखना चाहिए कि आपने ज़्यादा स्ट्रेस नहीं लेना, अपने आप को ज़्यादा डिहाइड्रेटेड नहीं रखना, क्योंकि अगर स्ट्रेस और डिहाइड्रेशन होगी तो उस सूरत में कई दफ़ा आपको मिर्गी का दौरा पड़ सकता है, जो कि अच्छी बात नहीं है। लेबर पेन्स के दौरान भी आपके डॉक्टर ये एडिक्वेट एनाल्जेसिया, ताकि आपको पेन रिलीफ रहे, वो बहुत ही ज़रूरी है, क्योंकि पेन की वजह से भी एपिलेप्सी का फिट पड़ सकता है। सो ऐसे अदारे में आपने डिलीवरी करानी है जहाँ आपकी पेन रिलीफ करने की सब फैसिलिटीज़ हों। आप इंटरनॉक्स की गैस सूंघ सकते हैं, या इवन आप एपिड्यूरल, जिसको हम पेनलेस डिलीवरी कहते हैं, यानी कि कमर
टीका हम लगाते हैं जाके निचला धड़ सुन्न हो जाए, आपको पेन महसूस ना हो, वो फैसिलिटी अवेलेबल हो, तो आप इस चीज़ को ज़रूर अपनाएं ताकि आप पेन फ्री हों। सिजेरियन की इंडिकेशन सिर्फ वही रहती है किसी वजह से बच्चे की दिल की धड़कन ख़राब हो गए, मोशन निकल गया बच्चे का, या बहुत अच्छी पेन्स आ रही है, यूट्रस का मुंह नहीं खुल रहा, ये वजह सिजेरियन किसी और खातून में भी रह सकती हैं और आपके अंदर भी अगर ये इंडिकेशन नज़र आई है, उसी सूरत में आपका सिजेरियन होगा। अब हम डिलीवरी की बात करते हैं कि डिलीवरी के बाद आपका बेबी ऑब्वियसली न्यूनेटल नर्सरी में इंटेंसिव केयर यूनिट में ज़रूर जाएगा। पीडियाट्रिशियन आपके बेबी को रिसीव करता है। बेबी को कोई प्रॉब्लम डिलीवरी के बाद हो, वो डिपेंड करता है कि आपकी मेडिकेशन एपिलेप्सी को कंट्रोल करने के लिए एक ले रहे थे या आप 2 से ज़्यादा मेडिसिन ले रहे थे, और या ये कि क्या आप मैक्सिमम डोज ले रहे थे। ऑब्वियसली वो ख़वातीन जिनकी 2 या 2 से ज़्यादा मेडिकेशंस हैं और मैक्सिमम डोज पे हैं, तो उसमें चांस होता है कि आपका बच्चा जब डिलीवर हो जाए तो उनको विड्रॉल सिम्टम्स हो, तो उसकी मॉनिटरिंग के लिए नर्सरी में जाना ज़रूरी हो जाता है। ब्रेस्ट फीडिंग से बिल्कुल मना नहीं किया जाता, आप बिल्कुल अपने बच्चे को ब्रेस्ट फीड करा सकते हैं। कोई इंपॉर्टेंट चीज़ें जो आपने पोस्ट डिलीवरी ध्यान रखना है, घर में ध्यान रखना है, आपने ऑब्वियसली डिलीवरी के बाद अपने न्यूरोलॉजिस्ट, अपने फिजिशियन से दोबारा रुजू करना है, क्योंकि आपकी अगर मेडिकेशंस उन्होंने ऑल्टर की हैं ड्यूरिंग प्रेगनेंसी, तो डिलीवरी के बाद आपकी मेडिकेशंस दोबारा रिव्यू होती हैं और दोबारा डोजेज कई दफ़ा नीचे करनी पड़ सकती हैं। घर में जो चीज़ों का ख्याल रखना है, कभी कभी हमें ये पता है कि आपको ऑब्वियसली बेबी का आपने ख्याल रखना है, स्ट्रेस लेवल ज़्यादा हो जाता है, डिप्रेशन के एपिसोड ज़्यादा हो सकते हैं, आपका सजेरियन हुआ या आपकी नॉर्मल डिलीवरी हुई, स्टिचेस की आपको पेन हो सकती है, इतनी अच्छी नींद नहीं आपको मिलती, ये सब रिस्क फैक्टर्स हैं कि आपकी एपिलेप्सी का कोई आपको फिट ना पड़ जाए। इसलिए आपको घर में एडिक्वेट हेल्प, अपने रिश्तेदारों का, फैमिली की हेल्प होना बहुत ही ज़रूरी है। बच्चे को आप फीड कराएं तो एक सोफ़े पे बैठ के फीड कराएं या बेड पे बैठ के फीड कराएं, ज़्यादा आप उसको लेके ना फिरें, क्योंकि हमें यही डर होता है कि कहीं आपको अचानक फिट पड़ जाए और आप खुद भी गिर जाएं, बच्चा भी गिर जाए और बच्चे को कोई चोट ना पहुंच जाए। बच्चे को आपने जब नहलाना है तो अपने साथ किसी अपने फैमिली मेम्बर के साथ मिलकर नहलाना, अकेले नहीं नहलाना। अगेन बच्चे की सेफ्टी के लिए, आपकी सेफ्टी के लिए, कि कई दफ़ा गैर मुतवक्का टाइम पे कभी आपको कोई फिट पड़ जाए जो आपके लिए सेफ़ ना हो, आपके बेबी के लिए सेफ़ ना हो, तो इसलिए आपने हमेशा अपनी किसी फैमिली मेम्बर का आपके साथ होना बहुत ही ज़रूरी है। कॉन्ट्रासेप्शन की अगर हम बात करें, अगर आप वक्फ़ा प्लान करना चाहते हैं एक प्रेगनेंसी के बाद, जो कि हम हमेशा एडवाइस करते हैं कम से कम 2 से ढाई साल का वक्फ़ा होना चाहिए, तो आपको अगर एपिलेप्सी है तो आपकी कौन सी कॉन्ट्रासेप्शन ऑप्शन हो सकती हैं, जो कि पिल्स होती हैं जो हम रेगुलर खाने को देते हैं, ओरल कॉन्ट्रासेप्टिव पिल्स। कई दफ़ा एपिलेप्सी के केसेस में हम नहीं एडवाइस करते, सिर्फ इस वजह से कि आप जो मेडिसिन एपिलेप्सी की ले रही होती हैं वो एंजाइम इंड्यूसर होती हैं और ये जो पिल्स का जो इफ़ेक्टिवनेस है उसको कम कर देती हैं। तो इसलिए अगर आप ओरल कॉन्ट्रासेप्टिव पिल्स हम किसी पेशेंट को दें जिनको एपिलेप्सी है, तो उतनी ज़्यादा एफिकेसी नहीं रहती, फेल होने का चांस ज़्यादा रह जाता है आपकी मेडिकेशन की वजह से। सो हमेशा हम एडवाइस करते हैं कि आपने परहेज़ करना है, वक्फ़ा करना है, तो बेस्ट आपके लिए ऑप्शन है कॉपर टी, जो कि यूट्रस के अंदर रखी जाए। इसी तरह अगर कोई हार्मोन का इंजेक्शन है या कि बाजू के अंदर इम्प्लांट होते हैं, वो भी हार्मोन्स होते हैं, तो आपकी एपिलेप्सी की ड्रग्स जो एंजाइम इंड्यूसर हो सकती हैं, और उन सब चीज़ों का जो कि इम्प्लांट हैं और जो इंजेक्शन है उनकी एफिकेसी को वो अफेक्ट करके कम कर सकते हैं। इसलिए वो हम कई दफ़ा आपके लिए एडवाइस नहीं करते, कॉपर टी को बेस्ट समझते हैं। तो मैं उम्मीद करती हूँ कि आपके जहन में जो सवालात थे एपिलेप्सी को लेके वो क्लियर हो गए। फिर भी आपने कोई चीज़ पूछनी, आप कमेंट सेक्शन में कमेंट कर सकते हैं। अपना बहुत सारा ख्याल रखें, खुश रहें, अल्लाह हाफ़िज़।